हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसका आज हम क्लास नंबर 4 लेके आ चुके हैं। पिछले 3 क्लास में हमने पढ़ा कि प्रकाश के बारे में हमने जाना कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को बारे में जाना, प्रकाश के परावर्तन को, उसके बाद हमने दर्पण के बारे में पढ़ा, दर्पण में कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ा और समतल दर्पण अवतल दर्पण के गुणों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसी दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब निर्माण की हमने किरण आरेख पढ़ा। आज के इस क्लास में मैं आपको गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाने वाला हूं और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोलीय दर्पण कहते कि इसको है, हमने ये पिछले क्लास में ही बता दिया। गोलीय दर्पण कहा कि वैसा दर्पण, क्या कहा था हमने, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। और गोलीय दर्पण, जैसा कि हमने पिछले क्लास में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा और गोलीय दर्पण कहते किसको है ये जाना। गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, तो उसी को गोलीय दर्पण कहा जाता है। और गोलीय दर्पण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। पहला हमारा एक उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, तो उत्तल दर्पण नाम से ही स्पष्ट होता है, उत्तल मतलब उभड़ा हुआ। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, उभड़ा हुआ हो, बाहर की ओर निकला हुआ हो, उसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। वहीं अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। तो इस बारे में जाना। और गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु के बारे में हमने चर्चा की थी, जाना कि गोलीय दर्पण का फोकस किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव कौन सा होता है, उसके बाद गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है, वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जाना। तो आज हम गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को देखने वाले हैं। जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध बनाती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण में जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कह लीजिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की 2 गुनी होती है। अर्थात गोलीय दर्पण जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात f बराबर क्या हो जाता है, r/2, या कह सकते हैं r बराबर f/2, r बराबर 2f कह सकते हैं। ठीक, और उस प्रकार हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो है ना, अवतल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध करने के लिए पूछ दिया जाता है एग्जाम में। उसके बाद उत्तल दर्पण में भी इसी प्रकार f बराबर r/2 प्रूव्ड करने के लिए पूछ दिया जाता है। ठीक, अब अवतल दर्पण कहते किसको, इस बारे में हमने चर्चा कर लेते। अब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, विभिन्न बिंदुओं पर जब प्रतिबिंब बनते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, ये भी परीक्षा में कभी कभी सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के किरण आरेख की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। तो जब वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, उस समय अनंत पर होती है। तो प्रतिबिंब हमेशा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और यह बहुत ही आकार में क्या होता है, छोटा होता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, और यह बहुत छोटा बनता है। ठीक, जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है। तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा होती है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा, और प्रतिबिंब हमारा बहुत ही छोटा बनता है। प्रतिबिंब हमारा बहुत ही छोटा बनता है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, पहले हमने बात की, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अनंत में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है,
और प्रतिबिंब का आकार हमेशा क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो जाता है। और इस समय प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो वास्तविक और उल्टा होती है। और प्रतिबिंब की प्रकृति आकार बहुत छोटा होता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनती है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक और उल्टा होती है। और प्रतिबिंब हमारा बराबर आकार देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बात करने वाले हैं जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तब प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। हमने पहले बताया जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है। अब जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। सभी स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक और उल्टी होती है। और प्रतिबिंब की जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है और बहुत छोटा होता है उसके बाद बराबर हो जाता है। ठीक, यहाँ तक हमने चर्चा की। उसके बाद जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता हमारा है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति हमने बता दी है कि इसमें वास्तविक और हमेशा उल्टा ही बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार जो हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। वहीं जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, फोकस पे। और प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा। जैसे जैसे हम देख रहे हैं धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा से बराबर हुआ, फिर बराबर से बहुत बड़ा हुआ। ठीक, अब जब वस्तु को फोकस और ध्रुव पर रखा जाता है ना तो वस्तु की स्थिति दर्पण के पीछे बनती है, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनती है। और प्रतिबिंब केवल एक ही स्थिति में, यह पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, केवल एक ही स्थिति में आभासी और क्या होता है, सीधा बनता है। और प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। ठीक, उसके बाद जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, ध्रुव पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी हमारा ध्रुव पर बनता और आभासी और सीधा बनता और बराबर बनता है। ठीक, अब अवतल दर्पण की मुख्यतः अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु को क्या कहते हैं, बड़ा देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु को बड़ा देखने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। और अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, जब आप हजामत बनाते हैं तो उस समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, दांत, गले की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर, टॉर्च, टेबल लैंप इत्यादि सर्च लाइटों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और मुख्यतः गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, उपयोग। ये परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है सब्जेक्टिव के रूप में कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ये कभी पूछ लिया जाता है। तो क्यों, याद रखिएगा, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग किसी भी चीज़ को, प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार गाड़ियों के हेडलाइट को दूर तक दिखाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हजामत दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। और एक मुख्य बात, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण में सभी बिंदुएं एक ही बिंदु, सभी प्रतिबिंब, सभी बिंदु स्रोत से आने वाली जो प्रतिबिंब की, सभी जो बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है वो केवल एक ही बिंदु स्रोत पर मिलती है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और वहीं जब हमारे अवतल लेंस की बात की जाएगी तब वहाँ अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ठीक।